आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे आम इंतखाबात की। कई सारी सियासी जमातों ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद 2014 से पहले ही आम इंतखाबात हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम तबका कितना तैयार है आम इंतखाबात के लिए और इसका रुख जो है वो क्या होगा। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि पार्लियामेंट में जो तादाद उसकी कम हुई है उससे उसे क्या नुकसान हो रहा है। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं जाने माने सीनियर सहाफ़ी अजीज़ बरनी साहब, और आजकल जो है ये लोगों को पॉलिटिकली जो है अवेयर भी कर रहे हैं। इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा में MP हैं कांग्रेस के ज़फ़र अली नकवी साहब। आप जो है वो कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो कई बार मुस्लिम तबके के साथ जो है वो सौतेला बर्ताव करती है, उन्हें टिकट्स नहीं देती। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अनवर अली काज़मी साहब। आप चीफ एडिटर हैं सुबह इनकलाब के, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है। सबसे पहले अजीज़ बरनी साहब आपके पास आएंगे। क्या लग रहा है आपको, छोटी छोटी पार्टियों ने, और बल्कि हम तो ये कहेंगे बड़ी पार्टियों ने भी जो है वो आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको लगता है कि 2014 का वक्त है आम इंतखाबात का, लोग कह रहे हैं कि शायद 2013 में हो जाए, पार्टियों ने जो है अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन मुस्लिम तबका आपको लग रहा है कि क्या जहन उसने बना लिया है कि वो किधर जाएगा इस बार, किसके साथ जाएगा? अफसोस की बात तो यह है कि मुस्लिम तबका आखिरी वक्त तक जहन नहीं बना पाता। यही वजह है कि तमाम सियासी पार्टियों के पास ये मौका रहता है कि वो उसको वरगला सकें, किसी न किसी तरह उसके वोट को अपने हक में डालने का हर बार इस्तेमाल कर सकें। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों से कहीं ज़्यादा मुसलमानों को आज इस बात की ज़रूरत है कि वो तैयार करें ज़हनी तौर पर अपने आप को कि उन्हें वोट किसको देना है, क्योंकि हाल ही के उत्तर प्रदेश इलेक्शन में उन्होंने देख लिया कि वो जिसे चाहते हैं इक़्तिदार सौंप देते हैं। बिल्कुल। 2004 और 2009 में उन्होंने देख लिया कि अगर मरकज़ में वो सरकार बनाना चाहें तो फ़िरका परस्त सरकार को शिकस्त देकर जिस पार्टी को वो 1992 के बाद से लगातार नापसंद कर रहे थे उसे भी बरसरे इक़्तिदार ला सकते हैं। आज मैं ये मानता हूँ इलेक्शन चाहे 2013 में हो या 2014 में हो, अगर मुसलमान ये तय कर ले कि किस सेकुलर साथी के साथ जाकर उन्हें सरकार बनाना है तो ये यकीनन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपने एक मुद्दा इस बीच उठा दिया है कि अगर वो बेदार हो जाएं, बेदार करेगा कौन है? बेदार है, तैयार हो जाए, तैयार कौन करेगा? सबसे ज्यादा मुसलमान बेदार है। हर रोज वो इस फिक्र में मुब्तला रहता है कि वोट किसको दे, मगर उसके सामने ये मजबूरी है कि ऑप्शंस नहीं है, उसके पास तय नहीं है कि उस फलां को वोट देना है। दलितों को मालूम है उन्हें वोट किसको देना है, यादवों को मालूम है उन्हें वोट किसको देना है, बनियों को मालूम है वोट किसको देना है, पंडितों को मालूम है वोट किसको देना है। एक मुसलमान है जिसे ये नहीं मालूम कि वोट किसको देना है, लिहाजा सब आखिरी वक्त तक इस उम्मीद में रहते हैं कि ये हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और किसी न किसी की उम्मीद पूरी भी हो जाती है। हमारी इस बार कोशिश ये है कि मुसलमान तय करे किसे वोट देना है, बेशक गैर मुस्लिम साथी तय करे, मगर तय करे फिर मुसलमान तमाम मुत्तहिद हो, अपनी एक क़यादत सामने रख के वो एक इंडिविजुअल ना होकर एक कलेक्टिव लीडरशिप हो सकती है। एक नहीं, 2, 3, 4, 5 लोगों को आप इंतखब करें, फैसला सियासत का उन पर छोड़ें, जिसे वो साथ देने के लिए आपको कहें उसका साथ दे दें। हर बार आप कतार में खड़े नजर ना आए, बल्कि इस बार आप इक़्तिदार में खड़े नजर आए, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल। ज़फ़र अली नकवी साहब आपके पास आएंगे। क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां जो है उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और फिर जो है वो कांग्रेस हो, BJP हो, वो भी कह रही है, दावे कर रही है कि भाई हमने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या मुल्क का आवाम जो है वो तैयार है इलेक्शन के लिए? खास तौर से मुसलमान मेंटली जो है वो तैयार हो चुके हैं कि हाँ भाई अब तो इलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, सभी लोग तैयार हैं, पार्टियां भी तैयार हैं और मुसलमान भी तैयार है। बस जो बरनी साहब ने फरमाया वो सही फरमाया कि तैयारी पूरी है, लेकिन किसको वोट देंगे ये तैयारी नहीं है। इसके लिए जहन अभी उनका तैयार नहीं है। ये मुसलमानों की तारीख रही है इलेक्शन में, ये बहता हुआ पानी है, जहाँ गड्ढा देखा उसमें चला गया और उसका गड्ढा भर दिया। यही हुआ। खुद के जो गड्ढे हैं वो भर नहीं पाते। जी, जो खुद के गड्ढे हैं, जो खुद की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको नहीं दूर कर पाते। जो अपना कुआं है वो खाली रहता है और दूसरों के गड्ढे भर देते हैं। नीतीश कुमार का गड्ढा भर दिया, वो वहाँ हो गए, अब यहाँ ममता जी का हो गया, यहाँ मुलायम सिंह जी का हो गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन में वोट देने के पहले
अपने कुएं को भरना चाहिए ताकि अपना परिवार उससे दस्तयाब हो सके। बिल्कुल। एक सहाफ़ी की नज़र से मौलाना साहब आपको क्या लगता है इस वक्त जो है मुल्क की फ़िज़ा क्या है? क्या लगता है आपको सियासी फ़िज़ा की अगर मैं बात करूँ किधर जो है उसका रुख है, और ख़ास तौर से मुस्लिम तबका जो है क्या वो वाकई सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा बेदार हो चुका है? हम इस बात को मान लें। देखिए, मुसलमानों का मामला जहाँ तक है, मुसलमान जब सियासी माहौल गर्माता है या इलेक्शन का वक्त आता है तो उसे भी ज़हनी तौर पर तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन बदकिस्मती हम पिछले 65 सालों में आज़ादी के बाद ये देख रहे हैं कि वो अपने आप को सियासी पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में तलाश करता है अपने आप को कि हमें कहाँ रखा है और हमारे लिए क्या रखा है। और तमाम मुस्लिम तंजीमें और जो हमारी मौजूदा क़यादत है मुसलमानों की जैसी भी है, वो ज़ाहिर है कि बार बार उनको ये अपील करती है कि सेकुलर फोर्सेस को वोट दो, सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करो। हमने 65 साल में तमाम सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करके देख लिया। हमारे जो मसाइल रोज़े अव्वल से हैं वो जूं के तूं हैं और मुसलसल बढ़ रहे हैं, घट एक भी नहीं रहा है, हल कोई मसला नहीं हो रहा है। हम हर इलेक्शन के बाद जिस नतीजे पर खड़े होते हैं उस पर हम नादिम भी होते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि नहीं हमने ये फैसला हमने गलत किया और आइंदा फैसले को सोच समझ करेंगे। हमारा मानना ये है कि मुसलमान, जहाँ तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन का ताल्लुक़ है, तो मैं अपने तौर पर ये अर्ज़ कर दूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरती काउंसिल एक हमारी जमात है, उसने 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले मुसलमानों के लिए एक ऑल इंडिया मुस्लिम पॉलिटिकल कन्वेंशन किया और उसमें हमने मुसलमानों के सामने यही प्रपोज़ल रखा कि भाई अब इस अंदाज से देखना और सोचना आप बिल्कुल बंद कर दें। आपका मसीहा आपके दर्द का दरमा बनकर जो सामने आया है उसने नया दर्द दिया है, आपको नई तकलीफ़ दी है, नए मसाइल क्रिएट किए हैं आपके लिए। आपके सामने आप पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे हालात में आपका अपना अब क्या मौक़िफ़ हो ये आपको ख़ुद तय करना है। लिहाजा हम मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे में अपने आप को तलाश करने के बजाय ख़ुद अपना एजेंडा तैयार करें और अपने एजेंडे पर मुफाहमत करे, सियासी इतनी किसी भी पार्टी से करे, लेकिन जिससे करे इज्तिमाई तौर पर करे, अपने एजेंडे पर मुफाहमत करे, चूँकि अब उसका मुस्तकबिल इसी तरह सेफ हो सकता है। अब तक हमारे सियासी मुस्तकबिल के बारे में जितने फैसले लिए हैं दूसरों ने लिए हैं, अब हमें 65 साल में हम जहाँ खड़े हैं ये हालात का तकाजा है और ये एक नविश्ता दीवार है कि अगर अब भी हमने उस रिवायत को बाकी रखा तो शायद 2014 के बाद जो हालात हमारे सामने पेश आने वाले हैं उनका तसव्वुर हम आज नहीं कर सकते। वो इंतहाई खौफनाक स्ट्रगल हमारे सामने आने वाली है। इसलिए मुसलमानों से हमारी गुजारिश है कि वो अपना एक कौमी और नेशनल एजेंडा इत्तफाक़ राय से तय करें और हर फर्द के हाथ में वो एजेंडा होना चाहिए। उसी एजेंडे पर किसी भी पार्टी से सेकुलर फोर्सेज भी हों, अदर्स भी हों, तो लेकिन अपने एजेंडे में मुफाहमत होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनका अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद अपना फैसला हो और दूसरों के फैसले पर उनका। आपको लगता है कि खुद का एजेंडा तय करके आप जो है वो लेकर के जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर और वो इतनी आसानी से मान लेंगे? अगर आसानी से नहीं मानेंगे तो फिर वोट आसानी से क्यों मिलेगा? ये भी देखना होगा कि अगर वो हमारे एजेंडे को मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम उनके एजेंडे पर उनको वोट देने के लिए मजबूर क्यों हैं? रहा सवाल जो आप बार बार छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी का क्या कर रहे हैं, मुसलमान जिनको सामने रख के, जिनको जहन में रखकर आज आप बात कर रहे हैं, वो जब चाहें छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी में तब्दील कर दें, जब चाहें बड़ी पार्टी को छोटी पार्टी में तब्दील कर दें। 22% वोट है उनका। अगर एक छोटी पार्टी, एक रियासती पार्टी को उन्होंने इंतखाब किया कौमी सतह पर एक बड़ी पार्टी बनाकर उसको इक़्तिदार सौंपने का, तो रातों रात वो पार्टी बड़ी पार्टी नजर आएगी। याद कीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास क्या था? 3 लोग थे, जनमोर्चा बनाया बाहर निकलकर, एक एजेंडा था बोफोर्स जिसे आम आदमी नहीं जानता था, वो उसके कागजात को लेकर घूमते रहे और आपने देखा कि 3 लोगों को कांग्रेस से बाहर निकलकर आवाम ने उनको अप्रिशिएट किया और उनको इक़्तिदार थमाया। हालांकि मैं मानता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस वक्त इक़्तिदार के साथ, इक़्तिदार हासिल करने के साथ जो गलतियां की उनका खमियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। मगर साथ ही हमको ये भी मान लेना चाहिए कि जिस इशू को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चंद रोज़ उठाया था, उस इशू को आज हिंदुस्तान भर में मुसलसल पिछले 1 बरस से उठाया जा रहा है और हर रोज़ किसी न किसी शक्ल में ये सामने आ रहा है। न इससे बरसरे इक़्तिदार पार्टी बची है,
न हिज़्ब इख्तिलाफ की कोई ऐसी पार्टी बची है जो जिसका कोई अहम रोल हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की सियासत में है। अब तय करना है कि मुसलमानों का एजेंडा पीछे चला जाता है। आप करप्शन पे बात करते हैं, पूरा देश करप्शन पे बात करता है। पूरा देश इस बात पर बात नहीं करता कि जब से करप्शन पर बात की शुरुआत हुई है तब से दहशतगर्दी पर बात खत्म हो गई है। बिल्कुल। वो तमाम सियासतदान जो ये कहते थे कि तमाम दहशतगर्द मुसलमान न सही, मगर जितने दहशतगर्द पकड़े जाते हैं वो सब के सब मुसलमान हैं। और असीम आनंद का कन्फेस आया, शहीद हेमंत करकरे की रिपोर्ट आई, सारे देश ने नहीं सारी दुनिया ने जाना कि दहशतगर्दों के असल चेहरे ये हैं जिन्हें बेनकाब किया है शहीद हेमंत करकरे ने। आज वो सब्जेक्ट कहीं पीछे चला गया। अब आप करप्शन पर बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक गली के नुक्कड़ पर पान की दुकान चलाने वाले से लेकर इक़्तिदार के आला कुर्सी पर बैठने वाला तक कहीं ना कहीं करप्शन के बगैर सांस नहीं ले पा रहा है। बात कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। करप्शन हिंदुस्तान के सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। लड़िए, ज़रूर लड़िए, मगर इसके लिए उन तमाम इशूज़ को पशेपुस्त मत डाल दीजिए जिनके मफाद में ये इशू आकर खड़ा हो गया है और वो तमाम बातें पीछे चली गई हैं। आज आरएसएस से लड़ना बंद कर दिया कांग्रेस ने, वो करप्शन पर बचाव की पोजीशन में आ गई। आज भारतीय जनता पार्टी जो मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं पा रही थी हिंदुस्तान के अंदर, वो सीना चौड़ा करके करप्शन के इशू पर बात कर रही है। उसके अपने दामन पर कितने दाग हैं ये उनको दिखाई नहीं देता। जितनी फाइलें आज गवर्नमेंट के पास हैं उन तमाम रियासती पार्टियों की, जिनकी फाइलों को अगर खोल दिया जाए तो वो जेल की सलाखों के पीछे नजर आए, उनको सरखाने में डाल दिया गया, इसलिए कि सरकार बचाने के लिए सबकी मदद चाहिए। तो कौन पिस रहा है? मुसलमान पिस रहा है। चाहे मसूरी का मामला हो या मथुरा का मामला हो, गोपालगढ़ का मामला हो या गुजरात का मामला हो, इन इश्यूज पर कोई बात ही नहीं करता है। क्या ये हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए? क्या हमारी लाशों की सिर्फ कीमतें तय की जाएंगी कि पहले 50,000 मिलता था, 5 लाख मिलेगा? अगर यही पैमाना है तो हमको, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, आज अपने लिए आज़ादी हासिल करने के लिए भी ये कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं आम इंतखाबात की। 2013 में होंगे या 14 में होंगे, ये शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं जानती, लेकिन जो है माहौल वो अभी से तैयार हो गया है। ऐसे में जो मुसलमान जो है, जो मुस्लिम तबका है मुल्क का, वो किधर अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो किस तरफ वो जहन बना रहा है और किस पार्टी का वो साथ देगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अजीज़ बनी साहब, आपके पास आएंगे। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो इस वक्त सिर्फ 29 मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पर हैं मुस्लिम, और जबकि पूरे हिंदुस्तान में 120 ऐसे हलके हैं जहाँ पर जो है वो इस तादाद में है कि वो फैसला कर सकते हैं और वो जीत करके आ सकते हैं अगर उनको टिकट दिया जाए। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट तो ले लेती हैं लेकिन टिकट नहीं देती उनको, और इससे उनका और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है? ये सियासतदानों की चालबाजियों को दिखाता है। तारिक अनवर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे इसलिए कि एक मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी पार्टी ने वहाँ उनके खिलाफ खड़ा किया और महज 2000 वोटों से वो वहाँ नहीं जीत पाए। जाफ़र शरीफ साहब जीत सकते थे महज 2500 वोटों से, चूँकि एक बहुत मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट उनके सामने खड़ा था, इसलिए वो सीट को हार गए। हर जगह जहाँ भी मुस्लिम सीट्स हैं, आप रामपुर की बात करें, वहाँ से गैर मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। ये सीट्स जो 120 मुसलमानों की ऐसी सीटें हैं जिन पर अगर वो तवज्जो दें तो अपनी पसंद का उम्मीदवार, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, जिताकर पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। उन पर सिर्फ मुसलमानों की नज़र नहीं होती, उनके आंकड़े, उनके स्टैटिक्स, वहाँ कितना वोट परसेंटेज है, इसका उन्हें पता नहीं होता। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता होता है। मुसलमान उन पर किसे जिताएंगे, कैसे जिताएंगे, ये तय नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ मुसलमानों का उम्मीदवार न जीते, ये बाकी तमाम पार्टियां तय कर रही होती हैं। आज भी उनके पास अगर देखें तो वो 120 सीटों का नक्शा होगा। आप देखेंगे कि वहाँ आप अभी हमारे प्रणब मुखर्जी जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब राष्ट्रपति हैं, उनके हल्के में 50% से ज़्यादा मुसलमान वोटर है। क्यों मुसलमान कैंडिडेट वहाँ पर नहीं जीतता? तो हमें डरा दिया गया है, हमको ये समझा दिया गया है कि अगर आप जहाँ आपका वोट बैंक ज़्यादा है वहाँ अपना कैंडिडेट दोगे तो आप पर फ़िरक़ा परस्ती का इल्ज़ाम लग जाएगा, इसको वोट मत देना। फिर ये भी देखेंगे कि वो 120 जो पार्लियामेंट्री हल्के हैं उनमें से कितनी सीटें जनरल हैं, कितनी रिजर्व सीटें हैं। आप जब ये जानेंगे तो आपको हैरानी होगी कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व हैं, जहाँ मुसलमान को अपने वोट
देने के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करने का ज़्यादा कोई हक मौका नहीं नहीं है, है। बिल्कुल तो ये हमारे दानिश्वर तबका, दरअसल दिक्कत क्या है, हमारे पास पॉलिटिशियंस की कमी नहीं है, हमारे पास सियासतदान बहुत हैं, हमारे पास थिंक टैंक की कमी है जो पर्दे के पीछे से बैठकर ये सारा रिसर्च रखे, वो उनको बताए कि देखिए इन इंतखाबी हलकों पर आप नज़र रखें, किशनगंज से भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है। हमें इन सब बातों की परवाह नहीं है, हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा। दूसरे मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि जब मुस्लिम क़यादत की बात आती है तो उनके पास सीरत नबवी एक पैमाना होता है, फरिश्ते उनके जहन में होते हैं। हमें सीरत नबवी पर हद्दुल इम्कान अमल करना चाहिए, मगर हमें ये मानना चाहिए कि हम आम इंसान हैं, हमारा क़ायद भी आम इंसान है। जब हम दूसरी कास्ट के क़ायद पर उसकी खामियों पर तस्करा नहीं करते, उसे तस्लीम कर लेते हैं, तो वहाँ मुसलमान का शजरा चाहिए उनको, इसकी खामियां चाहिए, इसने कब बेईमानी की थी, इसकी 7 पुश्तों में कोई गलत तो नहीं है। अरे जिनको आज तक वोट देते चले आ रहे हो उन सबकी तमाम मीडिया तुम्हारे सामने खामियां रखता है, सारी खामियों का आप जिक्र करते हो, लेकिन जिस दिन इलेक्शन का ऐलान होता है आप सफबंदी करने लगते हो, क्योंकि वो अपने कुछ एजेंट आपके बीच छोड़ देता है और उन एजेंटों के सहारे आप पोलिंग बूथ तक वहाँ चले जाते हो, तब आपको अपना भाई याद नहीं आता। लेकिन जब आपका कोई बच्चा बेगुनाह जेल के अंदर सड़ा हुआ होता है, आप अपने उस कमज़ोर, लाचार, मजबूर मुसलमान सियासतदान के पास पहुंचते हो जिसकी कोई उस वक्त सुन नहीं रहा होता, जो पावर में नहीं होता, जो पावर में होता भी है तो भी उसकी कोई सुन नहीं रहा होता। इसलिए कि पार्टी लीडर को ये मालूम है कि ये जो मुस्लिम चेहरा है मेरे पास, ये शोरूम में रखा हुआ एक शोपीस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस चेहरे को दिखाकर वोट नहीं मिला है, मैंने वोट मांगा है अपने नाम पर। आप बताइए, मुलायम सिंह के नाम पर वोट मिला या आजम खां के नाम पर वोट मिला? आप रामपुर के अलावा बाहर निकलिए, बगल की सीट पे मुरादाबाद में आजम खान के नाम पर वोट मांग लीजिए, आप अमरोहा में आजम खान के नाम पर वोट मांग लीजिए। मैं एक आजम खान की बात नहीं कह रहा हूँ, हर पार्टी के पास ऐसे ही आजम खान हैं कि उनके चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा आपको, और जिस पार्टी के पास ऐसा चेहरा है जिसके जरिए वो मुसलमानों का वोट ले सकता है, पूरी कोशिश ये होती है पार्टी की कि कम से कम इस चेहरे को छिपा के रखा जाए। ये चेहरा सामने आ गया तो फिर काम कैसे होगा? ऐसा ना हो कि ये लीडर बन जाए। तो इन चीज़ों पर आज मुसलमानों को बेखौफ होकर सामने आना पड़ेगा। बुरे से बुरा लीडर चुनिए, मैं उसके लिए स्पीचेस लिखूंगा, मैं उसके लिए पीछे, मैं सियासत में नहीं आऊँगा, मैं गली गली घूमूंगा कि हाँ ये आदमी ठीक नहीं है, एक बार इसको वोट दे दो। क्योंकि आज तक भी तो 1952 के पहले इलेक्शन से आज 2009 के आखिरी इलेक्शन तक आपने ये पैमाना नहीं बनाया, तो आज मुसलमान के लिए ये पैमाना क्यों? हो सकता है ये औरों से बेहतर साबित हो, कल इससे बेहतर का इंतखाब आप कर लो। अब कब तक डरते रहोगे भाई? बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब, वही सवाल आपसे भी है कि 120 ऐसे पार्लियामेंट्री हलके हैं जहां पर मुसलमान जो है वो फैसले की उनके पास ताकत है, वो जिधर वोट देंगे उनका जो है, उनका चुना हुआ आदमी जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत आज हमारे सामने है कि अपनी कौम, मुस्लिम कौम में इल्म की बहुत बड़ी कमी है और एक जहालत है जी। तो वो मुत्तहद नहीं है। हर कौम अपनी जगह मुत्तहद है और उसका एक लीडर है और उसकी लीडरशिप में वो आगे चलते हैं, भले वो नफ़ी हो या मुस्बत हो। लेकिन हमारी कौम दूसरे कौम के नुमाइंदगी, लीडरशिप एक्सेप्ट करती है, अपने कौम के लीडर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऐसा क्या है? क्या वजह है कि लीडरशिप जो है वो उभर ही नहीं पाई? तो उसकी वजह है, मैंने कहा कि उसकी वजह है कि इल्म की कमी और जहालत है। अगर कहीं उनमें भी शऊर हो और उनमें हिम्मत हो, हौसला हो और कुछ इल्म हो, उनमें सियासी शऊर हो। मैं आपको जरूर टोकूंगा। आज का जो माहौल है, आज का जो वक्त है, उसमें हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि मुस्लिम तबके के पास ना तो तालीम की कमी है और ना शऊर की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना जहन की कमी है, ना मौक़ों की कमी है। फिर क्या वजह है कि वो सियासत में आज भी पिछड़ा हुआ है? देखिए, कुछ लोग तो आप कह सकते हैं कि शऊर कमी नहीं है, जिहाद कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ 90% देहात में जाइए तो आज उनमें अपने शऊर की और इल्म की और सियासत की, जहन की कमी है। अपने बारे में उनको सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो सोचते नहीं। नतीजा ये है, खामोश रहते हैं और वक्त पड़ने पे जो उनका इस्तेमाल कर ले वो इस्तेमाल हो जाते हैं। आज वक्त की हालात की ज़रूरत है कि आपको अपने बारे में, अपनी कौम के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको भी कुछ साझेदारी मिल रही कि नहीं मिल रही है। आपको भी मुश्तरका तरीके से आपस में बैठकर एक लीडर तय करना होगा जिसकी क़यादत में आपको आगे जाना होगा,
तब उसकी बात आप मानेंगे, तब जाके सही तरीके से फैसला हो पाएगा। नहीं, लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि उनके सामने कोई एक ऐसा बंदा भी तो आए, कोई एक ऐसा लीडर तो सामने उभर करके आए। मैंने यही बात आपसे कही कि ऐसे बंदों की ज़रूरत है आज, जो मुत्तहद होकर सामने आए। लेकिन क्योंकि ऐसे लोग आते हैं जिनका किरदार अच्छा नहीं है, जिनका अमल अच्छा नहीं है, जिनकी तकरीर अच्छी है, तो जब तक आदमी का किरदार अच्छा नहीं होगा, अमल अच्छा नहीं होगा, अवाम में उसकी साफ़ सुथरी जहनीत नहीं होगी, तब तक लीडरशिप उसको नहीं मिल सकती है। अगर किरदार रखते हुए कोई लीडर सामने आता है जिसका पास्ट और बहुत अच्छा है, तो मैं सोचता हूँ कि अवाम में, मुस्लिम अवाम को जोड़ने में कोई एतराज़ नहीं होगा। और तब वो अगर चलाए तो 120 सीटों पर अपने आदमी खड़े करें, किसी कौम का आदमी हो, किसी मज़हब मिल्लत का हो, तो हम 120 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है कि हम अपने कौम के लीडर को छोड़कर आज बिहार में हम नीतीश कुमार को लीडर मानने पर तैयार हैं, आज हम ममता बनर्जी को बंगाल में मानने के तैयार हैं, यूपी मुलायम सिंह को मानने पर तैयार हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, अपने कौम के लीडर को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा इसका है, ये होता है कि आज आपका इस्तेमाल हो रहा है, कि आज इस्तेमाल हो जैसे कि एक मरे हुए जानवर के मानिंद गिद्ध आता है, सर कहीं, धर कहीं, पैर कहीं। और इससे नतीजा ये होता है कि आप मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बढ़ गए हो, और जो मसाइल है उन मसाइल से आप दूर हो। भूल गए, आज मसाइल आप भूल कर आप सिर्फ उसकी वाह वाह करते हो। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि अपने मसाइल, तालिबी मिसाल सबसे बड़ा है, इक़्तिसादी मिसाल सबसे बड़ा है, आपका साझेदारी का मसाइल है, उन मसाइल को लेकर आप चलें। और अगर मुख्तलिफ पार्टियों से भी बात आप करें कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको आप सपोर्ट करिए, तो वह हम आपको वोट देंगे, वरना हम आपको वोट बिल्कुल नहीं देंगे। तो शायद दूसरी पार्टी जिनको आप वोट देना चाहते हो आपके मसाइल की तरफ झुकेंगे और आपकी बात को मानेंगे। लेकिन आप बहुत सस्ते में निपट जाते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत चुमकार होगी और बस ये सारे वोट आपको मिल गए। आज यही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में देखिए कि क्या हो रहा है, कि आज कितने लोग आज मारे जा रहे हैं। आज 7 फसाद हो चुके हैं, कुछ महीनों में 7 फसाद हो चुके हैं, और कितना नुकसान उन हुआ है। फसाद की गिनती 12 है, लोग मारे गए, मसूरी का पास में हुआ है, लेकिन कोई बोलने पे तैयार नहीं है। सब इक़्तिदार से जो है, अगर झुंझुना उनको मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गौर, फिक्र और एहसास की ज़रूरत है। जब आप गौर फिक्र साथ करिएगा, अपने लीडर कौम को चुनेंगे और वो उसकी अगुवाई में आप चलेंगे, तो मैं समझता हूँ सारे मसलों का हल हो जाएगा, वरना यूं ही भीख मांगते रहेंगे। बिल्कुल। मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की हम बात करें, असेंबली में वहाँ पे तादाद बहुत अच्छी है इस बार, और वो बेदारी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके की वो नज़र आ रही है वहाँ पर। लेकिन पार्लियामेंट की बात हम करें, वहाँ पर इस बार काफ़ी कम है। ये तादाद जो है बढ़े, मुस्लिम तबका जो है वो अकल से काम लेकर के, होशियारी से काम लेकर के, और जो है वो डिप्लोमेट बन करके वो वोटिंग करे, अपनी पार्टीज़ को चुने, अपने जो है नुमाइंदों को चुने। आपको लगता है कि उसके पास मौका तो है, लेकिन वो कई बार तो खुद की अकल नहीं लगाता, और कई बार जो जज्बात में जो है वो बह जाता है, और फिरका परस्ती का जो माहौल होता है उससे भी उसको डरा दिया जाता है, तो वो उलझ जाता है बहुत ज़्यादा। 2 बुनियादी बातें कहूँगा। वो ये है कि तक़सीम मुल्क के बाद एक तवील अरसे तक जो है मुसलमानों पर इस तक़सीम का इल्ज़ाम आता रहा, और उसका लाजिमी नतीजा ये आया सामने कि आम जो मेजॉरिटी में ये पैगाम गया कि भी हमने एक आदमी को लीडर बनाया था, उसने हमारा घर तोड़ दिया। मेरी मुराद है मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना से। तो जब मुसलसल ये तासुर दिया जाता रहा कि तक़सीम की ज़िम्मेदारी इस कौम पर है, मुसलमान पर है, मुसलमानों ने मुल्क तोड़ा है, तो फिर ये फ़ैसला उनके लिए लेना कोई ये बईदस क़यास नहीं था कि वो ये फ़ैसला कर लें कि आइंदा मुस्लिम लीडरशिप या हिंदुस्तान में डेवलप नहीं होने देनी है। चुनांचे पूरे तौर पर इस पर अमल किया गया है, और न सिर्फ अमल किया गया है बल्कि ऑन द अदर हैंड उन्होंने ये भी बावर करा दिया है कि हिंदुस्तान में अब लीडरशिप सिर्फ आपके लीडर सिर्फ हम ही होंगे, आप में से आपका लीडर कोई नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि एक बहुत ही मनसूबाबंद तरीके पर एक कोशिश ये भी हुई है कि रिलीजियस कम पॉलिटिकल लीडरशिप के ख़िलाफ़ मुस्तकिल नफ़रत का माहौल क्रिएट किया गया, और मुसलमानों के नाम पर जिन चेहरों को सेलेक्ट किया गया पार्टी लीडरशिप के लिए शो बॉयज़ की हैसियत से, उनको ख़ास तौर पर मतलब इतना मजबूर और लाचार बना कर रखा गया कि मुसलमानों के नाम पर वो कुछ भी करने के लिए मुसलमानों को तैयार नहीं, और जब किसी हिंदू के पास आदमी जाता है तो वहाँ मुसलमान काम हो जाता है। मतलब यही वही तासुर देना कि भाई तुम्हारा आदमी अगर हमारे पास रहेगा तो तुम्हारे काम के लिए हमने नहीं बिठाया, वो हमने अपने मकसद के लिए बिठाया, तुम्हारा काम तो हम ही करेंगे। बिल्कुल। ये सवाल पिछली बार भी आया था आपसे, वजह क्या है जब आपको जिम्मेदारी मिल जाती है, आप जो है वो मुंतखब हो जाते हो या फिर मिनिस्टर बन जाते हैं,
क्या वजह है कि वो डरने क्यों लगते हैं? मुस्लिम तबके का काम ही नहीं करते, उन्हीं के वोटों से जीत करके वो आए हैं। मुस्लिम लीडरशिप की बात मैं कर रहा हूँ खासतौर से। अगर यादव और दलित अपने लीडर के पीछे खड़े हो सकते हैं तो हम भी अपने लीडर के पीछे खड़े हो सकते हैं, बशर्ते कि हम किसी को लीडर मान लें। एक बात। दूसरी बात कि मुसलमानों का लीडर जिन्ना था जिसने पाकिस्तान बना दिया। अब जो बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड अपने टेलीविज़न चैनल के ज़रिए इस पर डिबेट शुरू करा दीजिए, रिसर्च शुरू करा दीजिए। जिन्ना मुसलमानों का नहीं, सरदार पटेल का लीडर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लीडर था, मुसलमानों का लीडर नहीं था। मैं स्टडी और रिसर्च के बाद ये कह रहा हूँ, ये दोनों खौफजदा थे मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से। वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहता था, पाकिस्तान नहीं चाहता था। चूँकि उसको इस जगह से हटाना था, उसकी लीडरशिप को ख़त्म करना था, मुसलमानों को लीडरशिप का ख्वाब देखने से रोकना था, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को, चूँकि वो भी बैरिस्टर था, ये दोनों भी बैरिस्टर थे, जिन्ना भी बेहतरीन तकरीर करता था, सरदार पटेल और पंडित नेहरू भी बेहतरीन तकरीर करते थे। अगर उसको रास्ते से न हटाया जाता तब इन दोनों के लिए मौक़े कम आते, उनमें ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ उस वक्त वक्ती तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को और देरपा तौर पर सरदार पटेल को, इसलिए कि आज उनकी जहनीत जो हमारे सामने 30 जनवरी 1948 को आ गई थी, आज मुसलसल एक नंगी तलवार की तरह हमारे सर पर लटकी हुई है। और एक इल्ज़ाम मोहम्मद अली जिन्ना की शक्ल में हमारे सर पर ओढ़ दिया गया कि अब ज़फ़र अली नकवी लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि ये लीडर बनेंगे तो हमें जिन्ना करार दे देंगे। अब सीके जाफ़र शरीफ लीडर नहीं बन सकते, इसलिए कि वो लीडर बनेंगे तो हम उन्हें जिन्ना करार दे देंगे। एक जिन्ना चाहिए था इनको तमाम मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए। एक ज़रूरत थी मुसलमानों को पहले 2 टुकड़ों में फिर 3 टुकड़ों में बांट देने के लिए, क्योंकि मुल्क को चलना था डेमोक्रेटिक पैटर्न पर, जहां ये वोट के ज़रिए तय होगा कि मुल्क पर हुकूमत कौन करेगा। तो ये एक सोची समझी साजिश थी। कश्मीर को दहशत ज़दा स्टेट बनाने के पीछे भी यही साजिश है। अगर हमें होश आ गया होता, कश्मीर में जब दहशत गर्दी की वबा फैली थी तब हमने समझ लिया होता, तो आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहकर न पुकारा जाता। हमें इन तमाम चीज़ों में, चूँकि हमारे पास कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, हमारे पास कोई थिंक टैंक नहीं है, हम मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे हटते हैं, हम डर जाते हैं। हमारा लीडर इसीलिए नहीं होता, उसे मालूम है कि अगली बार पार्टी की टिकट नहीं देगी तो मैं मुसलमानों की बदौलत जीत कर नहीं आ पाऊंगा। अगर पार्टी का मैं खैरख्वाह नहीं होऊंगा, पार्टी मुझे वजारत नहीं देगी। अगर मैं मुसलमानों की बात करूंगा तो मैं हाशिए पर डाल दिया जाऊंगा। मैं कितने नाम गिनाऊं आपको जिन्हें सिर्फ मुसलमानों की हिमायत की बिना पर सर्द खाने में डाल दिया गया। रिसर्च कीजिए, आप जर्नलिस्ट हैं। यानी आप कह रहे हैं कि कौम के मुकाबले पार्टी ज़्यादा जो है वो अहमियत रखती है। और हमारे मिसाल में आज हम यही बात करें आम इंतखाबात की। आम इंतखाबात जब भी होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम तबका कितना तैयार और क्या उसने जहन बना लिया है, और क्या इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा बेदार जो है वो नज़र आएगा। ऑडियंस के पास आएंगे, चूँकि आप जो है वो आवाम की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम तबके की जो सियासी बेदारी है वो बढ़ी है, और आपको उम्मीद है कि और ज़्यादा बढ़ेगी? और बहुत सारे लोग यहाँ पर इनसे सवाल भी कर सकते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल मुस्लिम बेदार हुआ है आज के ज़माने में। लेकिन मेरा सवाल इजबनी साहब से है, वो ये कि इंडिया में 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इसके अलावा कोई भी बदल नहीं है हमारे पास कि हम इसकी तरफ जाएं। हम 60 साल से देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, ये हमारे सामने बस ये दिख रहे हैं। उसके अलावा कोई बदल नहीं है। उसकी क्या सूरत हो सकती है? आप बना सकते हैं बदल। आप छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी बना सकते हैं। सर, आप पसंद करें ना पहले किसी पार्टी को, पहले किसी पार्टी को पसंद करें। जब आप पसंद कर लें, वो आपके पसंद के पैमाने पे पूरी उतरे, तो उससे सौदा करें कि मेरे पास 22% वोट हैं, मैं 22 करोड़ रुपए लेकर आ रहा हूँ, तेरे पास कितने हैं? अगर वो बोले 22 करोड़ मेरे पास है तो 50-50 की पार्टनरशिप, उसके पास 16 करोड़ हैं तो 60-40 की पार्टनरशिप डीड कीजिए ना। अब तो सीधे खड़े हो जाते हैं पीछे कि ये है एक बड़ी, एक ये बड़ी है, इसको दे नहीं सकते, तो दूसरी बड़ी वाली जो है वो नींद की गोली खा के सोई पड़ी होती है कि जाएंगे कहाँ, वो मारेगा, ये कंधे पे हमारे सर रख के रोने के लिए आएंगे। बाकी सब छोटे छोटे हैं, वो सोचेंगे जब लड्डू फूटेगा तो चूरा हमारे हिस्से में आ जाएगा। बड़ी आप बनाइए ना। और बड़ी बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई मुस्लिम पार्टी बनाइए, क्योंकि 1952 से आज तक आप दर्जनों मुस्लिम पार्टी बना चुके हैं और कभी भी उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। वो तब मिलेगी जब हिंदू आपको अपना लीडर मानकर उसे एक नेशनल पार्टी माने, यानी पार्टी का प्रेसिडेंट बेशक मुसलमान हो लेकिन उसके अंदर दूसरी जातियों के भी लीडर बड़ी तादाद में हो। ऐसा हो सकता है, करके देखें। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और भी यहाँ पर बनता है कि आपने भी इशारा किया है कि भाई जो बड़ी पार्टी है वो तो सो गई है, उसको कोई फिक्र नहीं है। आपको लगता है कि जो फिक्र होनी चाहिए उसको कौम की,
जो डर खौफ उसको होना चाहिए वोट का कि हमारे पास नहीं आएगा अगर आप कुछ काम नहीं करोगे, वो जो डर है, खौफ है, फिक्र है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है? बेशक बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों हो डर? किस लिए डर हो? आप बीजेपी के पास जा नहीं सकते, इसलिए कि साफ तौर पे तलवार हाथ में लेके खड़ी है वो। उन्होंने तलवार हाथ में नहीं ली हुई है, उन्होंने अफीम की गोली ली हुई है, वो दूध में डाल के आपको उपला देते हैं, आप वहाँ पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। बाकी सब छोटे मोटे हैं, वो अपना अपना हिस्सा मांग लेते हैं बटवा वहाँ जाके अपना सौदा करने के लिए। आप डायरेक्ट सौदा नहीं करते, आप अपने वोट का सौदा डायरेक्ट नहीं करते। आप पहले एक स्टेट लीडर चुनते हैं, फिर वो आपका जाके सौदा करता है। कितने मंत्री दे रहे हैं जी आप हमें? 5 हमें चाहिए, 6 हमें चाहिए, ये पोर्टफोलियो हमें चाहिए। ममता जी को आपने जता दिया, रेलवे मंत्रालय मुझे चाहिए। मुसलमानों से पूछा सपोर्ट विड्रॉ करने से पहले? मुसलमानों से मशवरा किया उन्होंने? अपनी पार्टी के मुस्लिम लीडर से मशवरा किया उन्होंने? आपने कहा कि नहीं, ये एन ब्लॉक मुसलमान मुलायम सिंह यादव के साथ जाएगा। कितने मुसलमान थे मुलायम सिंह यादव के? पूछा आपने? आजम खान से बात की आपने कि आजम भाई जाएं या ना जाएं? आपने कोई तय किया है मुलायम सिंह यादव से? आपकी क्या हैसियत होगी? जब मसूरी में कोई मारा जाएगा हम आपके पास आ सकते हैं? पूछिए हुए आजम साहब पहुँचे क्या वहाँ पर? जब मथुरा में कोई मारा जाएगा आप पहुँचेंगे? आप वहाँ बात करेंगे? अब किससे बात करेंगे? कहाँ हैं वो सारे इशूज़? आपके बारे में सौदा वो करते हैं जिन्हें आप वोट देते हैं। वो सरकार बचाने की भी कीमत लेते हैं, वो सरकार बनाने की भी कीमत लेते हैं, अपनी सरकार चलाने की भी कीमत लेते हैं, और अगला इलेक्शन लड़ने की भी कीमत लेते हैं, और कीमत चुकाते हैं सिर्फ आप। जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही कांग्रेस को कतई फिक्र नहीं है? अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, बिल्कुल सीधे, चूंकि जो है आप उनके लीडर हैं, पार्टी के लीडर हैं, क्या वाकई जो है जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स हैं उनको फिक्र नहीं है, और जो दूसरे लीडर्स हैं उनको वाकई जो है वो कौम की तबके की कोई फिक्र नहीं है? देखिए कांग्रेस को तो फिक्र है, लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों को फिक्र नहीं है, क्योंकि वो बधवा मजदूर हैं और वो डरते हैं इक़्तिदार के लिए कि इक़्तिदार में वो बैठे हैं, अगर वो कुछ बोल देंगे इक़्तिदार से हट जाएंगे। कुछ लोग इसलिए चुप हैं, नहीं बोलते हैं कि अगर हम खामोश रहेंगे शायद वो हटें तो हम इक़्तिदार में आ जाएं। तो कांग्रेस के लीडरशिप लाइन में लगी हुई है, इसलिए बोलने से मजबूर है। और जो मुसलमान होगा वो हक बात बाआवाज़ बुलंद कहेगा, वो सिर्फ डरेगा अल्लाह ताला से, लीडर से नहीं डरेगा। ये उसकी ज़हनीत होना चाहिए। और एक ख़ास बात वो ये है कि पहले आप मुसलमान बनिए। मुसलमान अपने फ़िरक़ों में बटी हुई है, कोई राइन हो गई है, कोई शमसी हो गई है, कोई अंसारी हो गई है, कोई कहीं कुछ हो गई है, तो क्या कहीं कोई मुसलमान भी है? जब तक मुसलमान नहीं बनोगे, आपका किरदार बेहतर नहीं होगा, आप में न हिम्मत होगी, न हौसला होगा, न आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार होगा। इसलिए लीडरशिप कलेक्टिव होना चाहिए। और इस सेकुलर कंट्री में अकेले मुस्लिम बनकर अपनी पार्टी बनाकर हमेशा आप फेल रहेंगे। जिन लोगों ने मुस्लिम पार्टी बनाई है सन 52 से आज तक, वो ख़त्म हो गए हैं। इसलिए आपको अपना मुत्तहद होकर इत्तेहाद देना होगा। जब आपका इत्तेहाद होगा तो आपके पीछे दूसरी कौम भी खड़ी हो जाएगी, और जब दूसरी कौम जिस दिन खड़ी आपके पीछे हो गई, आप इत्तेहाद होगा, उस दिन 120 सीटों पर आपकी नुमाइंदगी होगी। फिर आप भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि अपनी कलम से, अपनी पावर से अपना फैसला आप खुद करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मेरी आप सबसे जो आपने बात कही कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम मुसलमान कुछ करें, और बहुत कुछ किया, लेकिन कांग्रेस में आया हुआ जो लीडर मुसलमान है वो नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि हम इक़्तिदार से हटा दी जाएंगे जो भी यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब निजी मफाद ज्यादा है वहां पर, कौम का मफाद कम है। जो फैक्ट है वो ये है, जिसको सच कहना चाहिए, कि बजाय इसके कि अपने कौम का मुफाद देखें, अपने कौम का इत्तेहाद देखें, वो निजी मुफाद के लिए वही कहेंगे जो कि उनके फ़ायदे की मंद हो। वो अपने जो नुमाइंदगी करते हैं अपने कौम की, वो नुमाइंदगी की एक भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जो इंतखाबात आने वाले हैं अभी, तो इस पे आप क्या कदम उठा रहे हैं कि मुसलमान लीडरों को ज़्यादा टिकट मिले या मुसलमान एमपी में तादाद में ज़्यादा हों? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं या आवाम के? देखिए, उसी की शुरुआत है ये। इब्तिदा आज आप बैठे हैं, उसी की इब्तिदा है। इसमें सब लोग मिलकर बैठिए, एक बैठकर लीडरशिप से बात करिए, पहले इत्तेहाद बनाइए और बात कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए, अपनी बात कहिए, अपना फैसला करवाइए कि हमें क्या इक़्तिदार में कितना हिस्सा मिलेगा, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल का क्या हाल होगा, हमें इंजीनियरिंग में, IAS में, IPS में कितने बच्चे हमारे आएंगे, तिजारत में हमको कौन कौन कोटे, कौन कौन परमिट मिलेंगे, हमारी जो मायूसी है मदरसे की या तालीम का मियार है उसको आप कैसे उठाएंगे। जब आपकी ये बात सामने आएगी
तब आप बैठकर अपना फैसला करेंगे, तब आपकी फलाह बहबूदी की बात हो। मौलाना साहब, अगर हम दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है यहाँ पर इनमें से जो है, इन स्टेट्स में से एक भी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का मुंतखब नहीं हुआ। राजस्थान का मुझे पता है, वहाँ टिकट दिया गया था एक, और वो एक भी जो है वो हार गए थे 10-12 हज़ार वोटों से। यानी एक जो अहम इशू है वो ये है कि जब पार्टियां टिकट देंगी नहीं, अगर राजस्थान में शायद 2-4 टिकट मिले होते तो 1-2 तो निकल जाते, या दूसरे स्टेट्स में भी, यानी पार्टियां जो है वो टिकट देते वक्त भी आपके साथ इम्तियाजी सलूक बरतती हैं। फिर किससे उम्मीद करें, कहाँ जाएं? जब तक मुसलमान जो है, ये दो बड़े एक्सपेरिमेंट हमारे सामने हैं, एनडीए का और यूपीए का। इसमें हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज़ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनका मैनिफेस्टो, उनके प्रोग्राम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाते हैं और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर वो स्टेट में भी अलायंस बनाते हैं, तो यानी हज़ारों किलोमीटर के फासले पॉलिसीज़ के अंदर, आइडियोलॉजी के अंदर, नज़रियाती और हर चीज़ से, लेकिन इसके बावजूद मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर आकर जो है हवी से इक़्तिदार में वो सब एक हो जाते हैं और फिर अपना अपना डंडे के साथ जो है वो इक़्तिदार में शरीक हो जाते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए दो बड़े एक्सपेरिमेंट हैं जो इस बात के लिए इनको मुसलसल चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि इसके बाद अब तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये दो बड़े तारीख़ी मौक़े हैं आपने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। यानी मुसलमान चाहे कितने फ़िरक़ों में बढ़ जाए, कितने मसालिक में बढ़ जाए, कितने नज़रियाती इख्तलाफात में हो उसके, लेकिन वो जब तक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम कम अज़ कम कलमे वहदत कलमे को बुनियाद बनाकर और अपने मसाइल पर मुत्तफ़िक़ नहीं होगा, और मुत्तफ़िक़ होकर मतलब ये है कि इत्तफ़ाक़ राय से फैसला लेने लगा मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से, तो इसका हाल इससे भी बुरा होगा जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो मुसलमानों की सख्त तरीन ज़रूरत यह है कि मुसलमान इन दो बड़े एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा उठाकर अब 2014 के इलेक्शन के लिए हतमी तौर पर ये फैसला कर ले कि हमें अब जो है न ज़ातों और फ़िरक़ों की बात करनी है, न मसालिक और नज़रियाती इख्तिलाफ़ की बात करनी है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो 65 साल के तल्ख़ तजर्बे हैं हमारे, और बार बार हम जो तजर्बा करते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस को सपोर्ट करके वोट देकर, वो तजर्बे हमारे पूरे तौर पर नाकाम हो चुके हैं और नताइज के एतबार से हमारे इंतहाई भयानक और खौफनाक रहे हैं हमारे फैसले हो। इसलिए हम अपने फैसलों पर नज़रसानी करके अब हम हतमी तौर पर इत्तफ़ाक़ राय से ऐसे फैसले लें कलेक्टिवली जो हमें इन मसाइल से दोबारा जूझना न पड़े और ये हमारे मसाइल का मुस्तकिल और दायमी और फॉर एवर एक सोल्यूशन हमारे सामने आए, जो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। सेम सवाल आपसे भी है कि जितने मैंने स्टेट्स गिनाए हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट में कोई नहीं है, लोकसभा में कोई नहीं है, यहाँ से कोई नुमाइंदा मुस्लिम नहीं है। आपको क्या लगता है कि वाकई पार्टियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के? टिकट बांटते वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कहा जाए तो वो शरारतें करती है, या फिर जो है उनको बिल्कुल साइडलाइन कर देती है? माँ भी बच्चे को उस वक्त दूध पिलाती है जब वो रोना शुरू करता है, दूध की मांग शुरू करता है। हम मुसलमानों ने कितनी बार उन पार्टियों के सामने ये शर्त रखी कि अगर हमारा वोट तुम्हें पाना है तो फलां फलां हलके में मुस्लिम उम्मीदवार हमें चाहिए, वहाँ जीत सकता है। जब पार्टियों को ये मालूम है कि मुसलमानों की तरफ से कोई डिमांड आएगी ही नहीं, कोई लीडर आएगा ही नहीं, किसी का नाम और चेहरा पेश किया ही नहीं जाएगा, इनका वोट हमें मिल ही जाएगा, तो क्या ज़रूरत है कि हम इनके लोगों को यहाँ लाएं, ये हमारी ही चौखट पर नाक रख लें, हमारी ही गुलामी में रहें? ये वो जानते हैं अच्छी तरह। जिस दिन आपने कहा कि हम यहाँ पर इस स्टेट के अंदर 20% हैं, 20% टिकट मुसलमानों को आप देंगे तो हम आपको वोट देंगे, ये हमारे मसाइल हैं, इन्हें हल करेंगे तो हम वोट देंगे। आप वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जब बनाते हैं तो आपके लिए झुंझुने होते हैं, पढ़ो, स्कूल खोलेंगे तुम्हारे लिए, मदरसे खोलेंगे तुम्हारे लिए, वजीफ़ा दे देंगे तुम्हारे लिए, लड़की की शादी होगी तो 5,000 रुपये दे देंगे तुम्हें। बस कटोरा हमारे हाथ में थमा दिया और इक़्तिदार हमसे ले लिया और हम इसमें मुतमईन हैं। आप ये बेदारी पैदा कीजिए कि जिस स्टेट में अगर किसी स्टेट में 5% मुसलमान है तो 5% मुसलमानों को टिकट चाहिए, हार जाने दीजिए वहाँ पर। आप टिकट तो दीजिए, बिल्कुल ठीक है। हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं आम इंतखाबात की। आम इंतखाबात कब होंगे? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से जो अंदाज़ा भी लगा रही है और तैयारियां भी कर रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुस्लिम तबका कितना तैयार है। और आज हम ये भी बात कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम तबके की कहीं नुमाइंदगी नहीं होगी तो उन्हें इस बात से नुकसान जो है वो क्या होगा। अगर कहीं आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी पार्लियामेंट और असेंबली में, जो है अगर आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी, पॉलिसी मेकिंग में जो है आप होंगे ही नहीं, तो जो आपके लिए पॉलिसीज़ बन रही है तो उसमें रोल ही नहीं रहेगा आपका। जाहिर है इससे जो है पूरी कौम जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान में है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अन्ना से बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन करने की
हैसियत है हमारे अंदर। अरविंद केजरीवाल से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास। हम जिस दिन उस अंदाज में आगे डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू करेंगे, सरकार कोई भी हो हमारी सुनेगी, उसे सुनना पड़ेगा। और अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, कर चुके हैं, सबके सामने ना आई हो वो बात एक अलग है। जब तक लिखता रहा कलम के ज़रिए, अपने मुल्क को और कौम को बेदार करता रहा, कलम रख दिया, ज़बान से बोलना जारी है। और वो देखेंगे कि लिखने से कहीं ज़्यादा बोलने का असर है, इसलिए कि हमने आज़ादी की लड़ाई लिखने के साथ साथ बोलकर भी लड़ी थी। ये उर्दू सहाफ़त का आजमूदा तरीक़ा है जिसने अंग्रेज़ों की चूल्हें हिला दी। उनकी औलादें क्या बिगाड़ेंगी? हाँ, ये अलग बात है कि 190 बरस लगे थे हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात पाने के लिए, 65 बरस लग गए उनकी रूहों की से निजात पाने के लिए, मगर अब बस, अब और इंतज़ार नहीं। देखिए 2014 कुछ नया होगा। बिल्कुल कुछ नया होगा, और इसी उम्मीद के साथ जो है हम पब्लिक के पास आएंगे। आपको क्या लगता है, आपको किस नएपन की उम्मीद है? आपको लगता है कि बेदारी भी बहुत ज़्यादा होगी, हालात भी बहुत बेहतर होंगे, और जो तबका पिछड़ा हुआ है सियासत में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा? मुझे लग रहा है कि इतनी जो घोटाले हो रहे हैं और करप्शन है, तो इसको देखते हुए और कुछ हद तक तब्दीलियाँ हो सकती हैं। और मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो हमारे मुख्तलिफ मुस्लिम सियासी पार्टियाँ हैं, जैसे पीस पार्टी हुआ, उलमाए कौंसिल हुआ, जमीयत उलमाए हिंद हुआ, तो ये सब पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आती? या इनके लिए ज़रूरी नहीं है एक प्लेटफॉर्म पर आना? अगर ज़रूरी है तो आती क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक है। और कोई सवाल करना चाहेंगे? सर, आपका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था फेसबुक पे, आपने उसमें सियासी इत्तेहाद की बात की थी, बड़े बड़े लोग आपके घर पर जमा हुए थे। क्या नतीजा रहा उससे? क्या आपको लगता है कि वो काम करेगा, कुछ फ़ायदा होगा आपको? न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि एक नई तारीख़ रकम होगी। और उनमें से एक जनाब ज़फ़र अली नकवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और आप देखिए, ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। फेसबुक दरअसल मेरा मैदान नहीं है। फेसबुक तो नौजवानों का वो प्लेटफॉर्म है जो उनके चेहरों की किताब है। वहाँ वो अपनी पसंद का चेहरा तलाश करते हैं, वहाँ उसकी दीवार पर जाकर एक मोहब्बत का पैगाम लिख देते हैं। जवाब वापस आ गया तो मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। मैं उस मैदान में जाके अपनी बात कर रहा हूँ। अभी तक तो मसाजिद और मदारिस में जाके बात कर रहा था। अगर फेसबुक से कोई लड़का उठकर यहाँ चला आया है और उसने पढ़ लिया है मेरे आर्टिकल को, तो आप यही समझ लीजिए कि मैं रेगिस्तान के अंदर चश्मा सामने लाने में कामयाब हो गया हूँ। देखिए, उस मीटिंग के हवाले से जो बातें हुई मोहतरम ज़फ़र नकवी साहब सामने रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करें और उनकी सिफारिशों की बात करें, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया कि मुस्लिम तबका सियासत में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। जो इलाके हैं जहाँ से जो है वो जीत सकते हैं, उन्हें वहाँ पर जो है रिजर्व कर दीजिए। दलित तबके के लिए भी ऐसा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को पॉलिटिकली जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पॉलिटिक्स में उनको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए? और इसके लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई कदम उठा सकता है वो कांग्रेस या यूपीए हुकूमत ही उठा सकती है। देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बहुत सही है और उन्होंने बहुत छानबीन करके रिपोर्ट अपनी पेश की है। उस पर अमली जामा पहनाना चाहिए और जो कहा है वो करना चाहिए। और इसका रिजर्वेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, और जब ज़रूरत है तो उसको पूरा करना चाहिए। तब जाकर हम अपनी नुमाइंदगी सही में स्कूलों में, तालीम के म्यार में और एजुकेशन के म्यार में पूरी कर सकते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि पार्टियों के मुस्लिम लीडर कोई कहा गया है, जब उनसे कुछ शिकायत करता है तो पार्टी के लीडर बहुत साफ बात कहते हैं कि हमने तो आपके नुमाइंदा बना दिया और आपका मिनिस्टर बना दिया। वो क्यों नहीं कहते हैं? उनको जाना चाहिए। तो आपको अपने नुमाइंदे को भी पकड़ना चाहिए कि आप हमारे नाम से, कौम के नाम से यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं। ख्वाह वो किसी पार्टी के लोग हों, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे बिहार के हों, कि कोई हो, तो ये जिम्मेदारी है उनकी कि वो आपकी बात को उठाएं और उठा को अमली जामा पहनाएं। और अगर वो बात नहीं सुनी जाएगी तो अपना एहतजाज करें और वहाँ इस्तीफा देकर वापस घर जाएं। अच्छा, एक चीज़ और कि चूंकि उसमें जिम्मेदारी आप लोगों की ज़्यादा बढ़ जाती है, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो पार्टियां मंशूर जो हैं वो तैयार करती हैं या पेश करती हैं इलेक्शन के वक्त, उनके ऊपर कितना अमल हो रहा है कितना नहीं। खास तौर से अपने अपने तबकों की बात करें सब लोग, मुस्लिम तबके की अगर हम बात करें उसके लिए बहुत सारी जो है वो बहुत सारे ऐलानात होते हैं उसके अंदर, लेकिन कितने मुस्लिम लीडर्स हैं जो उनके ऊपर देखते हैं, बारीकी से नज़र रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि हाँ भाई ये हुआ काम, ये नहीं हुआ, और काम नहीं होने के बाद अपने जो आला कमान है उसको जाकर के कहते हैं कि ये करिए अपनी हुकूमत को। कितने लोग कहते हैं? आपको नहीं लगता कि कहीं वो भी जो है वो फिसड्डी साबित होते हैं इस मामले में? आपने सही फरमाया। इन्हीं मामले को लेकर 12 तारीख को एक मीटिंग हुई थी
हिंदुस्तान के मायनाज शख्सियत, बड़े बड़े लीडर कौम उसमें बैठे थे, उलमा भी थे, दानिश्वर भी थे, सियासतदान भी थे और हमारे अखबार नवीस भी थे। उन सब ने इस पर गौर फिक्र किया और यही बात कही गई कि हमको इस बात को उठाना चाहिए, कहना चाहिए, मसले मसाइल का हल होना चाहिए। एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है जिसको अभी एक फेसबुक में जिसका तज़किरा भी आपके सामने किया गया। वो तो एक छोटा सा एक लाइनअप था। तो इस तरफ रुझान हो गया है, लोग इस तरफ चल दिए हैं, अपनी बात कहने हैं, कौम बेदार हो चुकी है। अब मैं सोचता हूँ मुस्तकबिल में एक रास्ता उसको मिला है, उस रास्ते पे चल के अपनी बात को मनवाने के लिए ज़िद होगी, गौर होगा, फिक्र होगी, एहसास होगा और मैं समझता हूँ कि आने वाला मुस्तकबिल अपनी कौम के लिए बेहतर हो। बिल्कुल। मौलाना साहब क्या कहेंगे कम से कम अल्फाज में, क्या लगता है अब आपको क्या कुछ होना चाहिए? मुस्लिम तबके को क्या कुछ करना चाहिए? दानिश्वर तबके को क्या कुछ करना चाहिए? सहाफ़ी जो हजरात हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए ताकि मुस्लिम तबके में अगर कहीं कुछ बेदारी की कमी है सियासी तौर पर, वो बेदार थोड़ा कम है, उनकी बेदारी बढ़ जाए और अकल जो है उनको और ज़्यादा आ जाए? हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आम मुसलमानों को ये पैगाम दें कि अभी रिसेंटली जो हमारा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ है उसमें मुसलमानों ने, चाहे इंटेंशनली हुआ है या नॉन इंटेंशनली हुआ है, उसमें उन्होंने एक इत्तेहाद और इत्तफाक़ का पैगाम दिया है कि इत्तेहाद यानी इत्तफाक़ राय के साथ उन्होंने एक फ़ैसला लिया और यानी अक्सरियत से कहीं ज़्यादा मुलायम सिंह को वोट देकर जो है वो मजबूत तर बनाया उनको। तो हाँ, ये तमाम ज़राए और तमाम ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है जिन पर मुसलमानों की नज़र है, ये जिनकी क़यादत बात सुनी जाती है और जिनकी बात सुनिए, जो बासर लोग हैं बिल्कुल समाज के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के सलूक को इस्तेमाल करके और मुसलमानों में इस बात को यकीनी बनाएं कि वो कुछ भी हो, जहाँ जहाँ भी हैं, इत्तफाक़ राय और बिल्कुल कलेक्टिवली कोई डिसीजन लें और ऐसा ना हो कि रो में बह जाएं या फिर अपने ज़ाती फैसले पर वो अपने वोट को ज़ाया करते हैं। वोट बहुत अहम चीज़ होती है और वोट के ज़रिए अगले 5 साल मुस्तकबिल का फ़ैसला करना होता है। असल वोट की अहमियत को समझना है। जब वोट की अहमियत समझ लेगा मुसलमान तो फिर उसका इस्तेमाल भी सीखेगा वो। अभी तो उसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। तो आज हम 65 साल के बाद ये बात बार बार हम ही कह रहे हैं कि मुसलमान को चाहिए कि अपने वोट को समझे, अपनी अहमियत को समझे, अपने वोट की अहमियत को समझे और फिर उसका प्रॉपर एक यूटिलाइजेशन जो है, ताकत को समझे बिल्कुल, और उसको समझाए भी सामने वाले को भी, समझाए भी हमारी ये ताकत है। तो ये अवामी सतह पर तो कोशिश नहीं हुई है, ना हो रही है, लेकिन जो भी लोग बासर हैं और समाज की अक्सरियत पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के वसाइल और असर रसूख को इस्तेमाल करके मुसलमानों के राय अम्मा को बेदार करें और उनको ये शऊर दें कि वो जो अपना इत्तफाक़ राय है, राय दही उसे इत्तफाक़ राय से और बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अजीज़ बनी साहब, जो ये ताकत जो है अपने पास है, लेकिन ताकत का ना तो खुद को एहसास है ना सामने वाले को एहसास करा रहे हैं। सामने वाले को भी एहसास हो जाए। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो एक सवाल उठाया था सच्चर कमेटी ने, आपको लगता है क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने के बाद हालात बेहतर होंगे और किस तरीके से मुस्लिम तबके को उनका सियासत में हक मिले? क्या कुछ होगा, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ होना चाहिए? जिस मीटिंग का तज़किरा ज़फ़र अली नकवी साहब कर रहे थे, 12 अक्टूबर को वो मीटिंग मैंने अपने घर पर मुनक्किद की थी। दरअसल वो एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि मेरा एक एडिटोरियल था जिसे मैंने कागज़ पर कलम से नहीं लिखा था, बल्कि आप जैसी शख्सियतों के दिल पर लिखा था। और वो शुरुआत थी हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत में एक नई तारीख़ की दागबेल डालने का। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का बहुत कुछ हमारे जहन में था, रिजर्वेशन हमारे जहन में था, लेकिन सबसे पहले हमारे जहन में ये था कि जो एक छत के नीचे ये तमाम लोग बैठे हैं, जहाँ मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान बरेलवी भी थे, जहाँ मौलाना महमूद मदनी भी थे, जहाँ ज़फ़र अली नकवी भी थे, जहाँ सीके जाफ़र शरीफ भी थे, जहाँ रशीद मसूद साहब भी थे, जहाँ तारिक अनवर साहब भी थे, जहाँ शोएब इकबाल भी थे, जहाँ यासीन मलिक भी थे, जहाँ तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और हमारे मुस्लिम मुआशरे के अलग अलग तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले एक साथ एक छत के नीचे 6 घंटे लगातार बैठकर इस मौजू पर बहस करते रहे। उसका एक हल्की सी झलक हमारे एक साथी ने फेसबुक पर सामने रखी। याद कीजिए, तहरीर चौक पर एक खातून की आवाज़ ने एक इंकलाब बर्पा कर दिया था। मैंने जैसा अर्ज़ किया, ये मेरा मैदान नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत है और कामयाब शुरुआत है। 2014 है या 2013 है, वो जो भी हो, मगर आप देखिएगा इस बार हिंदुस्तान का मुसलमान सरकार तय करेगा, वजारतें तय करेगा, वज़ीर आज़म तय करेगा, सिर्फ पीछे नहीं खड़ा रहेगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम इशू पर हम बात कर रहे थे। जाहिर है मुस्लिम तबके को ना सिर्फ बेहतर तरीके से बेदार होना पड़ेगा, बल्कि अपनी ताकत को समझ करके अपनी ताकत को पॉलिटिकल पार्टीज को समझाना भी पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा हम बेदार हो गए हैं, ये हमारा हक है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। और जब आप बेदार होकर के अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, सामने खड़े हो जाएंगे, तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा। मेरा आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।